नमस्कार। चलिए आज हजारों साल पीछे चलते हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। इस सफर में हमारा गाइड होगा लोकप्रिय लूसेंट स्टडी गाइड, जिसकी मदद से हम समझेंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटी सी बात जो इस पूरी कोशिश को सही मायने देती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अतीत को समझने का हमारा ये प्रयास भी कुछ ऐसा ही है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर हमें हजारों साल पहले की बातें पता कैसे चलती हैं। मतलब कोई टाइम मशीन तो है नहीं। तो इसकी शुरुआत होती है उन औजारों से, उन तरीकों से जिनका इस्तेमाल हमारे इतिहासकार और पुरातत्वविद करते हैं। समझिए कि ये एक बहुत बड़ी पहेली है और वो इसके बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाते हैं। देखिए, इतिहास का मतलब सिर्फ तारीख है और लड़ाइयाँ रटना नहीं है। असल में ये इस बात को समझने की कोशिश है कि गुजरे हुए कल की घटनाओं ने हमारे आज को कैसे बनाया है और हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। अच्छा, तो इतिहास को जानने के हमारे पास दो मेन रास्ते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, मतलब पुरानी किताबें, वेद, पुराण, ये सब। और दूसरा है पुरातत्व स्रोत, यानी जमीन के नीचे से जो कुछ भी मिलता है, शिलालेख, सिक्के, पुराने शहर के खंडहर। अब देखिए, किताबों में तो कई बार चीजें बढ़ा चढ़ाकर लिखी हो सकती है ना। इसीलिए जो पुरातात्विक सबूत होते हैं उन्हें अक्सर ज्यादा ठोस, ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि वो तो सीधे उसी जमाने की चीजें हैं। और हाँ, इन चीजों की उम्र कैसे पता चलती है? इसके लिए वैज्ञानिक कार्बन 14 डेटिंग जैसी कमाल की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका हमें बिल्कुल सटीक बताता है कि कोई चीज, जैसे कोई हड्डी या लकड़ी का टुकड़ा, कितना पुराना है। ये तो जैसे किसी प्राचीन वस्तु पर टाइम स्टैंप लगा देना हो। तो चलिए अब अपने पहले बड़े दौर की तरफ बढ़ते हैं। ये वो समय है जब भारतीय उपमहाद्वीप पर इंसानों ने अपने पहले कदम रखे थे। हमारा ये पूरा सफर इन तीन बड़े दौर से होकर गुजरेगा। प्रागैतिहासिक काल, फिर हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद वैदिक संस्कृति। हर दौर ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है और इन्हीं परतों से मिलकर आज के भारत की बुनियाद बनी है। ये जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इसे भी हम आसानी से समझने के लिए तीन हिस्सों में बांट सकते हैं: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ये तीन चरण हमें दिखाते हैं कि कैसे इंसान ने धीरे धीरे लेकिन लगातार तरक्की की और शिकार करने से लेकर खेती करने और गांव बसाने तक का सफर तय किया। ये वो जमाना था जब एक के बाद एक क्रांतिकारी बदलाव हुए। आग पर काबू पाना, खेती की शुरुआत, पहिए का आविष्कार और तो और कला का जन्म। भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्र आज भी उस दौर की कहानी कहते हैं। इन्हीं सब खोजों ने आने वाली महान सभ्यताओं के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। और इन्हीं छोटी छोटी शुरुआतों के बाद अब हम पहुंचते हैं दुनिया के सबसे बड़े प्राचीन अजूबों में से एक पर, सिंधु घाटी सभ्यता। ये वो साल है जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के खंडरों की खुदाई की और दुनिया के सामने एक ऐसी महान सभ्यता का राज खुला जिसके बारे में हम सब कुछ भूल चुके थे। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। सोचिए, एक कांस्य युग की सभ्यता जो एक बहुत बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। अब ये जो सभ्यता थी ना, ये वाकई अपने समय से बहुत आगे थी। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में ग्रिड पैटर्न पर बने शहर, पक्की ईंटों के मकान, उनका मेन काम था व्यापार। और कमाल की बात तो ये है कि दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले भी यही लोग थे। और उनकी संस्कृति, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ देखिए या उनकी मोहरों पर बनी पशुपति की आकृतियां, सब कुछ उनकी तरक्की की कहानी कहता है। पर सवाल ये उठता है कि इतनी उन्नत, इतनी विकसित सभ्यता आखिर गई कहाँ? इसका अंत एक रहस्य है और यही रहस्य हमें इतिहास के अगले अध्याय की ओर ले जाता है। सिंधु घाटी के शानदार शहरों के गायब हो जाने के बाद भारत की धरती पर एक नई संस्कृति ने जन्म लिया। इस बार पहचान बड़े बड़े शहर नहीं थे, बल्कि पवित्र ग्रंथ और जीने का एक बिल्कुल नया अंदाज था।
यहाँ इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कहाँ सिंधु घाटी की शहरी और व्यापार पर टिकी सभ्यता, और कहाँ ये नई वैदिक संस्कृति जो ज्यादातर ग्रामीण थी और जिसकी अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी। यहाँ ज्ञान लिखा नहीं जाता था, बल्कि भजनों और मंत्रों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। इस नए युग की बुनियाद थे 4 वेद। ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है, फिर सामवेद, जिसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ की विधियां हैं, और अथर्ववेद, जो जादू टोने और दवाइयों से जुड़ा है। हर वेद का अपना एक खास मकसद था। एक और बड़ा फर्क था। जहां हड़प्पा के लोग पशुपति जैसे देवताओं को पूजते थे, वहीं शुरुआती वैदिक काल में सबसे अहम देवता थे इंद्र, गरज और युद्ध के देवता, जिन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला भी कहा जाता था। तो लगभग 30 लाख सालों के इस लंबे सफर के बाद हम आखिर में क्या कह सकते हैं? इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है? हमने देखा कि कैसे इंसान ने पत्थर के औजारों से अपनी शुरुआत की, फिर कांस्य युग में शानदार शहर बनाए, और उसके बाद लौह युग में दार्शनिक और धार्मिक विचारों की नींव रखी। ये सब अलग अलग परतें हैं जिन्होंने मिलकर भारतीय इतिहास की एक मजबूत और जटिल बुनियाद बनाई है। और आखिर में ये सवाल हमारे साथ रह जाता है कि क्या उन नियोजित शहरों की, उन पवित्र नदियों की और उन हजारों साल पुराने भजनों की गूंज आज भी हमारे जीवन में सुनाई देती है? क्योंकि अतीत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। इन जड़ों को समझना ही आज को समझने की असली कुंजी है।